हेलो फ्रेंड्स, यूनिएग्जाम आईएएस पोर्टल वेलकम्स यू ऑल। तो आइए हम आज के अपने क्लास को करंट अफेयर्स सेगमेंट को इस सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो बॉम्ब साइक्लोन से रिलेटेड है, जिसका रिजल्ट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन क्या है? एक तरीके का वेदर इवेंट है, वेदर फिनोमेना है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड या रेनफॉल, हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है और हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल देखने को मिलता है, जिसके डायग्राम की वजह से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाउस है, रिसेंटली अभी यूएस में और कनाडा के सर्टेन पार्ट्स में क्या हुआ, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म या जिसको बॉम्ब साइक्लोन एलियट के नाम से बोला जा रहा है, वो अभी रिसेंटली अकर हुआ। ठीक है, जिसका ये रिजल्ट है कि यहाँ पे जो घर है, जो हाउस है, वो पूरी तरीके से क्या हुआ, आइस से कवर हो गया, जिसकी वजह से जो अंदर लोग हैं वो सफोकेशन की वजह से क्या होगी, उनकी डेथ होगी। अगर नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें तो मोर देन 60 पीपल हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, काफ़ी लोगों की क्या हुई, यहाँ पे मृत्यु हुई। ठीक है, तो अगर बॉम्ब साइक्लोन की अगर बात करें तो रिसेंटली जो विंटर स्टॉर्म एलियट आया था, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस था, इंटेंस इवेंट। अगर बात करें तो बॉम्ब साइक्लोन इज़ नॉट अ रेयर फिनोमेना, बट ये जो एलियट था ये इतना ज़्यादा इंटेंस था कि इसको जो वेदर रिसर्चर्स है उनको क्या कर रहे हैं, रेयर फिनोमेना बताया जा रहा है इसको। और यूएस इसको क्या कर रहा है, वंस इन अ जेनरेशन इवेंट बता रहा है इसके इंटेंसिटी की वजह से। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या था, वहां पे हाई विंड्स देखने को मिला, ब्लिज़ार्ड कंडीशंस देखने को मिला, स्नोफॉल देखने को मिला और साथ ही साथ फ्लडिंग, कोस्टल फ्लडिंग भी देखने को मिला। ठीक, तो अगर बॉम्ब साइक्लोन की अगर बात करें तो ये एक तरह का क्या है, वेदर फिनोमेना है जो कि विंटर सीजन में डेवलप होता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये कब डेवलप होता है, जब लो प्रेशर एयर मास जो है, लो प्रेशर एयर मास मीट करता है हाई प्रेशर एयर मास के साथ। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी भारी नुकसान देखने को मिलता है, जो अभी आपने पिछले कुछ इमेजेस में देखा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे जो क्या है, लो प्रेशर एयर मास है, वो क्या कर रही है, हाई प्रेशर एयर मास से क्या कर रही है, मीट कर रही है, कोल्ड एयर मास मीटिंग विद वार्म एयर मास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइक्लोनिक सिचुएशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, जिसको हम बॉम्ब साइक्लोन बोल रहे हैं। और इसका जो ये सेंटर ऑफ है साइक्लोन का जो आई है, यहाँ पे क्या होता है, इस केस में बॉम्ब साइक्लोन के केस में प्रेशर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 24 मिलीबार्स। तो इस हाई प्रेशर ग्रेडियंट या हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो विंड जनरेट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और जो लोकेलिटी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चाहे वो फ्लड, कोस्टल फ्लडिंग के थ्रू या फिर स्ट्रांग विंड्स के थ्रू, फ्रॉस्ट वाइट कंडीशंस भी क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक, तो अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो बॉम्ब साइक्लोन को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बॉम्बोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, इसको बॉम्ब साइक्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव, इसमें एनर्जी जो होती है काफ़ी एक्सप्लोसिव होती है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और हाई पोटेंशियल होता है कि वो काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इसको बॉम्ब साइक्लोन बोला गया है। ठीक है, और एलियट इज़ अ टाइप ऑफ बॉम्ब साइक्लोन, जिसके बारे में हमने अभी देखा। ओके, तो ये जो रेयर ब्लिज़ार्ड कंडीशन इसने क्रिएट हुआ इस केस में कब हुआ, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सेंटर ऑफ साइक्लोन, जैसे हमने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है, 24 मिलीबार। और ये जो है विद इन 24 आवर्स में बॉम्ब साइक्लोन जो है अकर होते हैं, मतलब काफ़ी कम समय में ये हैवी जो ये डिस्ट्रक्शन है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी खासियत है। और अगर इसकी बात करें तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो काफ़ी क्या होता है, सेंटर जो होता है साइक्लोन का जो सेंटर होता है या आई होता है, काफ़ी कम प्रेशर जो है वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलता है। ठीक,
स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ साथ जो कोल्ड टेम्परेचर है वो मिलके और ज़्यादा खराब सिचुएशन क्रिएट करती है, और विंड चिल्स का अकरेंस होता है जो काफ़ी डेंजरस होता है वहाँ के जो लोग हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा नंबर में डेथ्स देखने को मिले इस केस में। ठीक है, तो अगर इसके इफेक्ट की बात करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, बॉम्ब साइक्लोन से क्या क्या हो सकता है, अगर इसकी बात करें तो ये जो ब्लेजार्ड कंडीशंस क्रिएट करता है, दैट इज स्नोफॉल, ठीक है, स्नोफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है, आउटसाइड विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, और जो आवाजाही है या ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलते हैं उनकी वजह से क्या होता है, कोस्टल फ्लडिंग होती है, ठीक, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और साथ ही साथ जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग विंड्स है उनसे क्या होता है, फ्रॉस्ट बाइट कंडीशंस क्रिएट होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर देती हैं। अगर बात करें तो -53 तक टेम्परेचर इस केस में, एलियट के केस में देखने को मिला, जहाँ पे एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडा कर देता है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, और नॉर्मल ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। ठीक है, जैसा हमने बताया कि यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने इसको वंस इन ए जनरेशन इवेंट बताया। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू बॉम्ब साइक्लोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ लो प्रेशर एयर मास इंटरैक्ट्स विद हाई प्रेशर मास रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये कब क्रिएट होता है, कब फॉर्मेशन होता है, जब लो प्रेशर एयर मास जो है इंटरैक्ट करता है किसके साथ, हाई प्रेशर मास के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड निकल के आता है या जनरेट होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसके बारे में हमने आपसे बात की। ठीक, तो दूसरा क्या कह रहा है कि बॉम्ब साइक्लोन और बॉम्बोजेनेसिस कैन डेवलप विद इन 24 आवर्स। ये 24 घंटे के अंदर जो है क्या होता है, डेवलप हो जाता है, मतलब काफ़ी कम समय में, इसलिए ये और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तीसरा है कि एलियट रिसेंटली इन द न्यूज इज अ टाइप ऑफ बॉम्ब साइक्लोन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एलियट क्या है, एक तरीके का बॉम्ब साइक्लोन है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है ऊपर दिए गए, सिंस ऑल आर करेक्ट तो हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 और 3, सभी क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, तो वहीं जो दूसरा टॉपिक है आज का, हमारा दूसरा टॉपिक है वाटर फुटप्रिंट। सिंस अगर हम बात करें वाटर एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट है हमारे लाइफ का, ह्यूमन लाइफ की बात करें या प्लांट लाइफ की बात करें या अदर ऑर्गेनिज्म, सबके लिए क्या है, वाटर इम्पॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट है या सोर्स फॉर सर्वाइवल है। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वाटर फुटप्रिंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी वाटर है, ठीक है, वाटर का यूज होता है ह्यूमैनिटी के द्वारा, ठीक है, फ्रेश वाटर, यूज ऑफ फ्रेश वाटर, उसको क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, मेजर करता है। अगर हम देखें तो क्या कहता है कि मेजर ऑफ ह्यूमैनिटीज एप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक, कंज्यूम्ड और पॉल्यूटेड, जो भी वाटर हम कंज्यूम करते हैं या हम जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं या खराब करते हैं, पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, तो उन सभी को ये वाटर फुटप्रिंट के तहत क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अगर वहीं दूसरे शब्दों में बात करें अगर हम, तो ये क्या कहता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड टू विच इज यूज्ड टू इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो बनाने में वाटर यूज होता है, जिसको कि हम इंडिविजुअल की बात कर लें या कम्युनिटी या नेशन की बात कर लें, क्या होता है, यूज किया जाता है किसी भी फॉर्म में, या किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में या किसी कह ले सर्विस के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स दोनों को ही लिया जाता है। डायरेक्ट सोर्स क्या हो गया, हम डायरेक्टली वाटर को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब जैसे किसी प्रोडक्ट में वाटर का यूज हुआ है और उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों को मेजर करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाटर, ठीक है, यूज ऑफ अ प्रोसेस या प्रोडक्ट या कंपनी या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन के द्वारा यूज किया गया हो और जिसको कि हम यूज करते हैं फाइनली। ठीक,
तो इट इंक्लूड्स वाटर कंजम्पशन की बात होती है यहाँ पे, और पोल्यूशन की भी बात होती है थ्रू आउट जो प्रोडक्शन साइकिल, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो उसका प्रोडक्शन साइकिल होता है और सप्लाई चेन होता है, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, फिर यहाँ से इंडस्ट्री हो गया, फिर यहाँ से इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होकर जब कंज्यूमर के पास जाता है, तो इन सभी साइकिल्स में जो भी वाटर यूज़ हुआ है या जितना भी वाटर पोल्यूट किया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सभी को ये मेजर करता है। ठीक है, तो अगर हम वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, जो एक तरीके से क्या करते हैं, हमको कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करते हैं कि वाटर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है या कैसे पोल्यूट हो रहा है। तो एक ओवरऑल पिक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पॉलिसीज़ में, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसके डेटा को। ठीक, तो पहला जो हमारा है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट की अगर बात करें तो ये उस वाटर की बात करता है दैट आर सोर्स फ्रॉम प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल से जो भी वाटर मिलता है उस वाटर को बात कर रहा है, उस वाटर के बारे में, वाटर यूज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो कि विच इज स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का जो अपर लेयर है एक तरीके से, जहाँ पे प्लांट्स के रूट लाई करते हैं, इस एरिया में जो वाटर है उसको मेजर करता है ये। ठीक है, और वहाँ से वाटर का लॉस किस तरीके से हो रहा है, जैसे इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है या ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है प्लांट के द्वारा, तो इन सभी चीज़ों को क्या करेगा ये ग्रीन वाटर फुटप्रिंट मेजर करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं एग्रीकल्चरल यूज़ में हो गया या हॉर्टिकल्चरल क्या हो गए प्रोडक्ट्स या प्लांट्स हो गए। ठीक, तो वहीं हम अगर ब्लू वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो ब्लू वाटर फुटप्रिंट में हम किस वाटर को मेजर करते हैं, वाटर सोर्स फ्रॉम जो सरफेस वाटर हो और सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर सोर्सेस की बात करते हैं। इन 2 सोर्सेस की मेनली हम ब्लू वाटर फुटप्रिंट के तहत बात करते हैं। ठीक है, और वहां से जो भी लॉस होता है या इवेपोरेशन के रूप, ठीक है, सरफेस वाटर मतलब एक तरीके से लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए या अदर वाटर बॉडीज, रिवर्स हो गए। ठीक है, ये सरफेस वाटर में के अंडर आ जाएंगे। ठीक, और ग्राउंड वाटर मतलब जो भी जमीन के नीचे जो भी वाटर है मौजूद है उसकी बात होती है, उसको हम ब्लू वाटर फुटप्रिंट के तहत क्या करेंगे मेजर करेंगे। ठीक, और इसमें इरिगेशन इरिगेटेड एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मतलब जो भी वाटर इरिगेशन में यूज हो रहा है, इरिगेट करने में, एग्रीकल्चरल पर्पसेस में यूज हो रहा है, साथ साथ इंडस्ट्री जो भी वाटर यूज कर रही है या फिर डोमेस्टिक वाटर यूज में जो भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है उसकी बात यहाँ पे होती है। ठीक है, और वहीं अगर ग्रे वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो ग्रे वाटर फुटप्रिंट जो है ये क्या करता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, टू एसिमिलेट पॉल्यूटेंट्स, टू एसिमिलेट पॉल्यूटेंट्स को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए जितने फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, टू मीट किसके लिए, टू मीट स्पेसिफिक वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हम किसी क्या करते हैं वाटर किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को तक पहुंचने के लिए जो भी फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है उसको हम क्या करते हैं ग्रे वाटर फुटप्रिंट के तहत रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से एग्जांपल की अगर बात करें तो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन हो गया, जो डिस्चार्ज किया जाता है फ्रेश वाटर में थ्रू पाइप्स हो गया। ठीक है, डायरेक्टली थ्रू पाइप के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली जो भी डिस्चार्ज होता है सरफेस रन ऑफ के द्वारा इंडस्ट्रीज से या जो भी अदर से लीचिंग फ्रॉम द सॉइल। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं ग्रे वाटर फुटप्रिंट में रखते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर फुटप्रिंट। ठीक, पहला स्टेटमेंट है हमारा, द वाटर फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमैनिटीज appropriation of fresh water in volumes of water consumed and या or polluted। ठीक है, मतलब ये उस वाटर को मेजर करता है जो ह्यूमैनिटी के द्वारा यूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को या कंज्यूम किया जाता है या किसी तरीके से पोल्यूट करते हैं ह्यूमन। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कह रहा है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट इज वाटर सोर्स फ्रॉम सरफेस
और ग्राउंड रिसोर्सेज, मतलब ग्रीन वाटर फुटप्रिंट के तहत उस वाटर की बात करते हैं कि दैट वाटर दैट हैज बीन सोर्स्ड फ्रॉम सरफेस से या फिर ग्राउंड रिसोर्सेज से, जबकि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाटर फुटप्रिंट में हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, जो भी वाटर हमें प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के द्वारा मिलता है, और जो भी रूट जोन, जो सॉइल का रूट जोन है, वहां पे उस एरिया में जो वाटर लाई करता है उसकी बात करते हैं, उसको मेजर करते हैं। और वाटर सोर्स फ्रॉम अगर सरफेस या ग्राउंड रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, ब्लू वाटर फुटप्रिंट की बात कर रहा है, ठीक है, ब्लू वाटर फुटप्रिंट की बात हो रही है। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो वन ओनली, दैट इज ए, दिस इज द आंसर, ठीक। तो तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया था, ठीक है। क्या उसका टाइटल था, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22, ठीक है। एक तरीके से जो भी ट्रेंड है या प्रोग्रेस है बैंकिंग से रिलेटेड, उसके बारे में आरबीआई ने रिपोर्ट लेके आया। और ये जो रिपोर्ट था एक तरीके से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस था, जो आरबीआई को लेके आना है। किस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट मैंडेट करता है ये, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये रिपोर्ट आरबीआई जो है लेके आती है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के तहत ये रिपोर्ट जो है ये बताता है कि बैंक जो है दे मस्ट इंप्रूव देयर क्रेडिट रिस्क, जो लिमिट है उसको, क्रेडिट रिस्क लिमिट है उसको कहीं ना कहीं घटाए, और क्रेडिट ग्रोथ है उसको क्या करे और इंप्रूव करे, ठीक है। तो इसमें इस रिपोर्ट के तहत बैंकिंग की जो भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात की गई है। बैंकिंग सेक्टर की वेरियस, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए या एनबीएफसीज हो गए या अदर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इन सभी के बारे में क्या किया गया, इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया गया, ठीक। तो अगर हम बात करें अगर, तो इसमें यह कहा गया है कि टाइमली रेजोल्यूशन, जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं या ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए कहा गया, उनको कम करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और अपने एसेट जो वैल्यू है उसको क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो 2023 में इकोनॉमी के डाउन होने की बात की जा रही है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बैंकों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने जो वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं या जो उनका बैलेंस शीट है उसको क्या करे और ज़्यादा क्या करे, इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक। तो उसी के बेसिस पे ये इस रिपोर्ट में बात किया गया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो वही बैलेंस शीट की बात की जिसके बारे में हमने वही कह रहा है कि कमर्शियल बैंक्स अगर रिसेंटली अगर देखा जाए 2020-21 में, तो इनके क्या देखा गया, डबल डिजिट ग्रोथ देखा गया, ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में देखा गया इनका, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक। और वहीं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो रेशियो है उसमें गिरावट देखी गई, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। और इसके जो कारण थे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वजह से, लोअर स्लिपेज हो गया या लोन रिकवरीज हुए, उसकी वजह से इस रेशियो में कमी आई, और साथ ही साथ राइट ऑफ भी क्या है, इसका कम होने का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो उनके भी परफॉर्मेंस में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला साल 2021-22 में, ठीक है, जिसमें कि उनके जो कैपिटल बफर्स हैं, ठीक, वो इम्प्रूव हुए, और इनके भी जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कम हुए, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी है इनकी और ज़्यादा क्या हुई, इम्प्रूव हुई। जो भी इंडिकेटर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक तरीके का पॉजिटिव सिग्नल दिया, ठीक। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली पब्लिश्ड ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22 रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया गया, ये सवाल पूछा है, ठीक है। पहला एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा है आरबीआई, चौथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ। तो हमने अभी इसके बारे में जाना, इसका जो आंसर होगा क्या है, सी, दैट इज आरबीआई, ठीक है। तो आप अभी रिसेंटली अगर बात करें, अगले टॉपिक की अगर बात करें
तो सिंस इंडिया जो है 2023 में होस्ट कंट्री है G20 मीटिंग्स के लिए, समिट के लिए, ठीक है, इस वजह से हमारा ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आखिर क्या प्रोग्राम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है इनके, इसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री ने और क्या लॉन्च किया, एक कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज सेफ ऑनलाइन कैंपेन। ठीक, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। तो आइए इसके बारे में देखें हम। ठीक है, तो रिसेंटली जैसे बात किया हमने, इसको कौन लॉन्च कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और इस कैंपेन को और इस अलायंस को लॉन्च किया। ठीक है, कैंपेन जो है ये मेनली इसका क्या जो मोटिव है, सेफ और सिक्योर साइबर एनवायरनमेंट, जो भी साइबर एनवायरनमेंट है उसको सिक्योर रखना। ठीक है, किसके द्वारा, जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन क्या हुआ है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक तरीके का क्या है, ये ऑनलाइन कैंपेन है। ठीक, और वहीं अगर हम G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की अगर बात करें, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ये क्या करेगा, इट विल आइडेंटिफाई एंड एनेबल अडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करेगा या इनोवेशन की बात करेगा, किस फील्ड में, डिजिटल फील्ड में। ठीक है, बाई वेरियस स्टार्टअप्स, जो भी स्टार्टअप्स हैं इन कंट्रीज में, G20 नेशंस में जो भी स्टार्टअप्स हैं और जो भी नॉन इनवाइटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, सोल्यूशन लेके आएंगी, जो भी डिजिटल वेरियस डिजिटल जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर हम ह्यूमन नीड्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर उसकी बात करें तो वेरियस सेक्टर्स हो गए, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, या इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सभी फील्ड से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज लाई जा सकती हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो और ये क्या करेगा, जो इनोवेटर्स हैं या वेरियस जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट करने की बात करेगा। ठीक है, जो कि हमें डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी, वेरियस जो भी इश्यूज है इन सभी फील्ड्स में जिसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगी हमें। ठीक, और इस समिट की बात करें अगर, तो ये बेंगलुरु में ये समिट होगा, G20 के साइडलाइन मीटिंग के, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होगी उसके साथ साथ ये भी समिट क्या होगा, कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज द नोडल मिनिस्ट्री। और अगर इसकी बात करें, ये जो G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप है, ये 3 एरियाज पे मेनली काम करेगा। ठीक है, क्या क्या एरियाज होंगे, एक तो डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करेगा, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एरिया पे चर्चा होगा। ठीक, और वहीं तीसरा क्या है, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक, तो मेनली ये 3 एरियाज हैं। और वहीं जिसके बारे में एक कैंपेन के बारे में हमने बात किया कि स्टे सेफ ऑनलाइन, ये क्या करेगा, जो ऑनलाइन जो साइबर एनवायरनमेंट है उसको सिक्योर रखने की बात करता है, दैट इज सिक्योर साइबर एनवायरनमेंट। जो ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जिस इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी या डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी को सेफ और सिक्योर रखने की, तो एक तरीके से ये सिटीजन्स में अवेयरनेस जनरेट करेगा फ्रॉम वेरियस साइबर रिस्क हो गए। ठीक है, और किस तरीके से उन रिस्क से बचा जा सके, कैसे उनको टैकल किया जा सके, हैंडल किया जा सके। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, रिसेंटली अभी क्या किया, गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को एज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट के तहत इंक्लूड किया है। ठीक है, उससे पहले आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे हम। ठीक है, तो ये क्या कहता है क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू डिजिटल इनोवेशन अलायंस, विद रेफरेंस टू डिजिटल इनोवेशन अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट हमारा है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एज पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना।
जो कि क्या है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लाया गया, तो ये हमारा गलत हो जाता है। वहीं दूसरी बात क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर डिजिटल G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, इट इज बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हमने अभी बात किया, ई स्पोर्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए रिसेंटली क्या किया, प्रेसिडेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अंडर आर्टिकल 77 के तहत 77 क्लॉज ई जो बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है, उसी के तहत प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू इसको इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट से कहा है। ठीक है, तो ये आपका ये आर्टिकल है, दैट इज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या कहता है, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी के तहत ई स्पोर्ट्स को क्या किया गया, मल्टी स्पोर्ट इवेंट डिक्लेयर किया गया, इंक्लूड किया गया। इससे क्या क्या फायदे होंगे, और अगर इसकी बात करें कि कौन कौन सा रिलेटेड मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स की बात करें तो ये ऑनलाइन जो भी ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं गेमिंग के फील्ड में, उसकी बात करता है, दैट इज वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइज्ड वीडियो गेमिंग की बात करता है। जैसे आर्म स्पोर्ट्स की बात करें, जहाँ पे स्पेक्टेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, वहाँ पे क्या होते हैं, स्पेक्टेटर्स गेम को देखते हैं बैठ के, या क्रिकेट मैच हो गया, तो उसी तरीके से ई स्पोर्ट्स भी उसी तरीके का एक इवेंट है। ठीक, ये क्या करेगा, इट टर्न्स ऑनलाइन गेमिंग इनटू अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, मतलब वहाँ पे व्यूअर्स होंगे और वो जो मैच चल रहे होंगे वहाँ पे, या जो भी ऑनलाइन गेमिंग हो रही होगी, उसको वो स्पेक्टेट करेंगे या देखेंगे। तो एक तरीके से इट मिमिक्स एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग जो भी प्रोफेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, जैसे ओलंपिक हो गया या एशियन गेम्स हो गए, ये सारे इवेंट्स हैं, उसी तरीके से ई स्पोर्ट्स का भी क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, या इन फ्यूचर में भी ओलंपिक्स में भी इसको इंक्लूड कर लिया जाए, या एशियन गेम्स में भी इसको इंक्लूड में भी किया जाए आगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियो गेम्स हैं, जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया, फोर्टनाइट, ये डोटा, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये क्या है, ये सभी ऑनलाइन गेम्स हैं। ठीक, तो इन सभी को एक तरीके से इंक्लूड किया जाएगा। और नोडल मिनिस्ट्री की अगर बात करें, तो अगर ई स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये क्या है, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। और वहीं अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। ठीक, तो ये सारे हमारे नोडल एजेंसीज हो गए ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। या ऑनलाइन गेमिंग की बात करें अगर, तो अगर ई स्पोर्ट्स की अगर इसको मल्टी स्पोर्ट इवेंट में इंक्लूड करने की मांग काफ़ी पहले से की जा रही है। ठीक है, इसको अगर बात करें, और खास बात यह है कि जब 2018 का जो जकार्ता एशियन गेम्स था, उसमें इस स्पोर्ट को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इंक्लूड किया गया था। उसके बाद से इसकी डिमांड और ज़्यादा, इस मांग की और ज़्यादा क्या हुई, डिमांड बढ़ती देखने को मिली। ठीक, और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सिंगापुर में क्या किया जाएगा, इनॉग्रेल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक मनाया जाएगा। ठीक है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक मनाया जाएगा, और उसमें भी ई स्पोर्ट्स को एक तरीके से एक उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक इवेंट मान सकते हैं हम। ठीक है, तो एक तरीके से देखें कि इंडिया में स्पोर्ट इवेंट को एज अ ई स्पोर्ट्स को एज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट इंक्लूड करने से क्या होगा, इसको और ज़्यादा, इस फील्ड को और ज़्यादा फंडिंग मिल सकती है, और ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे अगर ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करें, तो वो और आगे जा सकता है, एक मेजर प्लेयर बन सकता है। ठीक, तो और अगर बात करें इससे क्या होगा कि इट विल सपोर्ट डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल स्पोर्ट्स।
विद ओलंपिक, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा एक तरीके से, जो अभी सिंगापुर में इवेंट होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इंडिया के अलावा अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो यूएस, फिनलैंड और जर्मनी ने भी ई स्पोर्ट को एज अ मल्टी इवेंट क्या किया है, स्पोर्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो अब ज़रूरत क्या है कि चूंकि इंडिया ने भी इसको ई स्पोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है मल्टी स्पोर्ट इवेंट में, तो ज़रूरत यह है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ठीक है। और जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे साइबर फ्रॉड, इनसे बचाया जाए, साइबर क्राइम, इनसे बचने के लिए, ठीक है, साइबर टेररिज्म हो गया, गैम्बलिंग हो गए, या टैक्सेशन, प्रॉपर टैक्सेशन लॉज लेके आना, लेबर लॉ हो गया, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लॉज के क्या हो, बराबर हो, या उसी के बेसिस पे इन सारे चीज़ों पे क्या करना है, एक लॉ या नियम बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई स्पोर्ट्स इन इंडिया। पहला है ई स्पोर्ट्स हैव नाउ बीन इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पे इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो वहीं दूसरा है कि द प्रेसिडेंट अमेंडेड द रूल्स गवर्निंग ई स्पोर्ट्स एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 77 के तहत पावर का यूज करके प्रेसिडेंट ने इस नोटिफिकेशन को लेके आया है, ठीक। तो वहीं तीसरा क्या कहता है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। तीसरा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, नोडल एजेंसी है ई स्पोर्ट के लिए इन इंडिया। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो क्या नोडल एजेंसी है, किससे रिलेटेड, ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और वहीं ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आ जाता है, नोडल एजेंसी बन जाता है, ठीक। तो अगर इसकी बात करें तो 1 और 2 दैट इज ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट या आंसर ये हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। कल हम आपके साथ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।